नमस्कार साथियों, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में जो सिलेबस था उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। जैसे इसमें 3 सब्जेक्ट होता है जो कंपलसरी होता है, जिसमें पहला हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक विषय लेना होता है, और दूसरा जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षा। इन तीनों से मिला के 25-25-25 यानी कि 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 150 नंबर का। और ये 7 विषय होते हैं जिसमें से किन्हीं 3 विषयों का चयन करना पड़ता है, और प्रत्येक विषय में 25 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन टोटल 150 नंबर के। यानी इन दोनों कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों सब्जेक्ट को मिला करके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका कुल मिला के 300 अंकों का होता है। तो इसमें जो मेंटल एबिलिटी वाला था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें करीब करीब 16 चैप्टर्स हैं जिसके बारे में पढ़ना है। तो ये पहला अध्याय है जिसका नाम है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की परिभाषा क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। वर्गीकरण मतलब कि क्लासीफाई करना, किसी को अलग करना, या कोई एक समूह है, उस समूह में अलग अलग चरित्र के या अलग अलग जो क्वालिटीज़ के व्यक्ति हैं उनको, या व्यक्ति हैं या वस्तु हैं, उनको अलग अलग छांट करके क्लासीफाई कर देना कि किस प्रकार के, किस चरित्र के या किस गुण के व्यक्ति कितने लोग हैं। तो इसमें जो परिभाषा दी गई है, किसी समूह में दिए गए तत्वों को उनके सामान्य गुणधर्म के आधार पर समूहबद्ध करते हुए विषम तत्व को छांटने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। यानी एक समूह दिया रहेगा जिसमें विभिन्न तत्व, विभिन्न गुणधर्म वाले लोगों का समूह होगा, जिसमें से अलग अलग गुणधर्म वाले लोगों को अलग अलग करके छांट देना होता है। इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 तत्वों का एक समूह दिया होता है, जिनमें से 3 तत्व किसी न किसी रूप से समान गुण दर्शाते हैं, जबकि एक तत्व भिन्न गुण दर्शाता है। यानी 4 उसमें शब्द या 4 अंक या 4 लेटर या लेटर के समूह दिए रहेंगे, जिसमें से 3 समूह ऐसे होंगे या 3 तत्व ऐसे होंगे जो एक ही गुणधर्म के होंगे, जबकि एक तत्व ऐसा होगा जो कि अलग गुणधर्म का होगा। तो उसी को पहचान करके टिक लगाना होता है। परीक्षार्थियों से यह आशा की जाती है कि वह इस भिन्न तत्वों को दिए गए समूह से वर्गीकृत करें। ये प्रश्न प्रायः शब्दों, अक्षरों या संख्याओं पर आधारित होते हैं। कभी कभी 4 शब्द दिए रहते हैं, जिसमें से 3 शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जबकि एक शब्द उनसे भिन्न होता है। या कभी कभी अक्षर यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, या कभी कभी संख्याएं दी होती हैं। तो इसके विभिन्न जो एग्जाम्पल्स हैं उसके हिसाब से समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इन्हें स्मरण रखें, इन्हें समझें पहले, कि प्रश्न में दिए गए तत्वों को समूहबद्ध करते समय, यानी कि 3 तत्व किसी न किसी रूप में एक जैसे होंगे तो उनको समूहबद्ध करना होगा, और एक तत्व भिन्न होगा उसको पहचानना होगा। समूहबद्ध करते समय याद रखें कि जिस समूह का चुनाव आप उन तत्वों के लिए कर रहे हैं वह सर्वमान्य धारणाओं पर उपयुक्त हो। यानी कि जब हम किन्हीं 3 तत्वों को एक कैटेगरी में मानेंगे तो इसके पीछे कोई ना कोई धारणा होगी कि इस धारणा के आधार पर हम इन 3 वस्तुओं या अक्षरों या संख्याओं को हम एक कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं या एक कैटेगरी में क्लासीफाई करना चाह रहे हैं। तो वो जो धारणा होगी, वो जो कॉन्सेप्ट होगा, वो सर्वमान्य धारणा हो। जैसे भिन्न शब्द चुनिए। 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, मेरठ, इलाहाबाद, नोएडा और देहरादून। इन 4 शब्दों में से, ये चारों शहर हैं, अलग अलग शहर हैं, इन चारों शहरों में से जो भिन्न शहर हैं उसको पहचानना है। तो किन धारणाओं के आधार पर इसको हम अलग कर सकते हैं? तो पहली धारणा किताब में दी हुई है कि इलाहाबाद को छोड़कर अन्य किसी भी शहर में उच्च न्यायालय नहीं है। तो पहली धारणा ये हो सकती है कि इलाहाबाद इन तीनों यानी कि नोएडा, मेरठ, देहरादून से अलग है, क्योंकि इलाहाबाद में ही उच्च न्यायालय है, बाकी में उच्च न्यायालय नहीं है। दूसरी धारणा हो सकती है कि देहरादून को छोड़कर अन्य सभी शहरों में से कोई भी शहर किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, लेकिन नोएडा, इलाहाबाद, मेरठ ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। इसलिए हम देहरादून को अलग मान सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक राज्य की राजधानी के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया होगा।
तीसरी धारणा ये हो सकती है कि नोएडा को छोड़कर अन्य किसी शहर में फार्मूला 1 का स्टेडियम नहीं है। एक धारणा जो मैंने सोचा था कि देहरादून को छोड़कर तीनों यूपी के जिले हैं, इसलिए भी देहरादून अलग हो सकता है। क्योंकि नोएडा, इलाहाबाद, मेरठ ये तीनों यूपी के ज़िले हैं, जबकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है या कहीं कि उत्तराखंड का एक ज़िला है। तो इस आधार पे भी देहरादून अलग हो सकता है। उपरोक्त 3 धारणाओं में से या चौथा धारणा भी अगर ले लें तो उपरोक्त 3 धारणाओं में से धारणा 2 अधिक सर्वमान्य है, अतः यही आपका उत्तर होगा। यानी कि देहरादून को छोड़कर इन सभी शहरों में कोई भी शहर की राजधानी नहीं है। तो ये सर्वमान्य धारणा है, तो इसको सही उत्तर मान लिया जाएगा। कभी कभी परीक्षा में ऐसा हो सकता है कि आपकी धारणा अलग हो लेकिन वो धारणा सही भी हो, लेकिन हो सकता है कि वो सर्वमान्य धारणा ना हो। इसलिए जो सर्वमान्य धारणा होगी उसी को उपयुक्त उत्तर मान करके चयनित करना होगा। शब्दों को समूहबद्ध करते हुए निम्नलिखित कुछ प्रमुख समानताओं को याद रखें। जैसे कि क्लासिफिकेशन में या तो शब्द होंगे 4, या तो 4 अक्षर होंगे या अक्षरों के समूह होंगे, या 4 संख्याएं होंगी या संख्याओं के समूह होंगे, या संख्याएं ही होंगी, तो उनको अलग करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो यदि शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो ये जो इसमें 8 पॉइंट दिए हुए हैं इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। शब्दों को समूहबद्ध करते हुए निम्नलिखित कुछ प्रमुख समानताओं को याद रखें। पहला, अर्थ समानता, यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं तो उनमें उसका अर्थ क्या निकल रहा है। अगर इस आधार पे 3 शब्द समान हैं तो हम चौथे को क्लासीफाई कर सकते हैं। और दूसरा हो सकता है कार्यात्मक समानता, यानी कि किसी 4 शब्दों में से 3 शब्द को हम एक कैटेगरी में इसलिए रख दें कि उसके कार्य का जो गुण है, उससे जो काम किया जाता है वो किसी एक प्रकार का ही काम किया जाता है, जबकि चौथे से उस टाइप का काम नहीं किया जाता है। तीसरा, संरचनात्मक समानता, जैसे कि कार, बस, स्कूटर, जीप। तो कार, बस, जीप ये 4 पहिया वाहन है, जबकि स्कूटर 2 पहिया वाहन है। तो संरचनात्मक समानता के आधार पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। संख्यात्मक समानता, जैसे मुंह, कान, नाक, जीभ। तो मुंह एक है, नाक एक है, जीभ एक है, कान 2 होते हैं, तो संख्यात्मक समानता हो सकती है। स्थान समानता, जैसे मेरठ, बरेली, लखनऊ, हरदोई। तो लखनऊ ये राजधानी है, जबकि ये तीनों शहर हैं उत्तर प्रदेश के, हैं चारों शहर उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन लखनऊ राजधानी है, इसलिए इसको अलग कर सकते हैं। छठा, पद समानता, जैसे मेजर, कर्नल, अधीक्षर, ब्रिगेडियर। तो मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर ये अपना डिफेंस में पदाधिकारी हैं ये सारे, जबकि अधीक्षक दूसरा होता है। और विशेष क्षेत्र संबंध समानता, जैसे गीता, बाइबिल, रामायण, महाभारत। तो गीता, रामायण, महाभारत ये हिंदू धर्म के पवित्र पुस्तकें हैं या कहीं की धार्मिक पुस्तकें हैं, और बाइबिल जो है वो ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है। तकनीकी समानता, जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कूलर, सुपर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, कैलकुलेटर, सुपर कंप्यूटर ये तीनों गणना करने के काम आती है, जबकि कूलर जो हमारा टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा कूल करने के काम आता है। उपरोक्त शब्दों में जो बॉक्स के अंदर हैं अन्य से भिन्न, यानी कि असमान है। यदि अक्षरों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको थोड़ा सा स्मरण रखना ज़रूरी हो सकता है। अंग्रेजी अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण करते समय अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की रेखीय क्रम में दोनों ओर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की स्थिति को भली भांति ध्यान रखें। यानी प्रश्न में कभी कभी कहता है कि दाएं से 10वें नंबर पे ऐसा है, बाएं से 6ठे नंबर पे ये अक्षर होगा, तो उसके चौथे दाएं पे कौन सा अक्षर होगा। तो जब बाएं से दाएं कहा जा रहा है तो इसका मतलब कि ABCD से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ए जो है हमारे हाथ के हिसाब से भी देखें तो ए बाईं तरफ है, जबकि अगर BCD Z तक जाएंगे तो वो हम दाहिनी ओर जा रहे हैं। और जब ये कहे कि दाएं से बाईं ओर, मतलब कि ZYX, तो इधर से हम ए की ओर बढ़ते जाएंगे, तो ये दाएं से बायां है, जबकि बायां से दाएं मतलब कि ABCD से Z तक बढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना उपयोगी हो सकता है कि जो 5 अक्षर हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कौन सा अक्षर किस अंक पे आता है, कितने स्थान पर आता है।
तो उससे संबंधित पूरा लिखना पड़ता है, Z तक पूरा लिखेंगे, फिर इसको नीचे गिनती सारा लिखेंगे 26 तक। तो अगर ये याद रखें इजोटी, EJOTY, तो ई जो है वो 5वें, जे 10वें, ओ 15वें, टी 20वें, वाई 25वें स्थान पर आता है। तो इस तरीके से हम जल्दी से किसी चीज़ को निकाल सकते हैं यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो। संख्याओं पर आधारित यदि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन वाला कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें ये 5 चीज़ें ध्यान रखना उपयोगी हो सकता है कि हो सकता है 4 संख्याएं ऐसी दी गई हों जो किसी रूप में 3 संख्याएं सम हो जबकि चौथी कोई दूसरी गुणधर्म की हो, तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं। तो सम संख्या क्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, 8, 16, 18 एग्जाम्पल हैं। विषम संख्याएं जो 2 से भाग ना हो पाएँ। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से ही विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों, जैसे 7 है, 13 है, 19 है, तो ये 1 से और खुद से विभाजित होंगी, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि पूर्ण वर्ग संख्या वो हैं जैसे 4 है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 2 का वर्ग 4 बनता है। यानी कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सके वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है सिंपल से लैंग्वेज में। और पूर्ण घन संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका घनमूल निकाला जा सकता है। तो इन चीज़ों को अगर स्मरण रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको समझते हैं। ये साधित उदाहरण हैं जिसको लास्ट में देखेंगे। पहला क्वेश्चन यदि आपको पता हो तो इसका उत्तर दीजिए, अन्यथा लास्ट में इसका उत्तर देंगे। नीचे दिए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, तो जो विषम है, जो भिन्न है, उसका चयन करना है। बकरी, पिल्ला, गाय, भैंस, इसमें से कौन सा डिफरेंस है उसको आप बता सकते हैं यदि आपको पता हो। दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का चयन करें। आँख, कान, नाक, दिमाग। तो आँख जो है वो देखने के लिए होता है, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, और देखा जाए तो ये तीनों जो हैं ए, बी और सी ये हमारे चेहरे पर होते हैं, जबकि दिमाग हमारे सिर पर होता है। यहाँ माथे पूरा सेरेब्रम, मिड ब्रेन, बैक ब्रेन, ये 3 प्रकार से इसको बांटते हैं। या अगर इस तरीके से देखें तो आँख, नाक, कान ये हमारे एक तरीके से ज्ञान इंद्रियां हैं। दिमाग जो है उसका काम सोचना होता है, और आँख, नाक, कान, इसका काम जो है वो बाहरी, एक तरीके से ये हमें बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेने का काम करती हैं, जबकि दिमाग जो है उस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट या उस इन्फॉर्मेशन को सोचने समझने की दक्षता को दिखाता है। या हम कह सकते हैं कि आँख, कान, नाक जो है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है, जबकि दिमाग जो है वो भीतरी हिस्सा है। तो इस आधार पे हम दिमाग को जो है डिफरेंस कर सकते हैं कि ये विषम है, जबकि आँख, कान, नाक इसको एक कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर डी वाला हो सकता है। तीसरा, यहाँ दिए 4 शब्दों में से एक को छोड़कर सभी कुछ दृष्टि में एक समान है। टमाटर, बैंगन, खीरा, आलू। तो टमाटर, बैंगन, खीरा, आलू में से कौन सा भिन्न है ये बताना है। तो अगर देखें टमाटर जो है रसेदार होता है, बैंगन भी हरी सब्जी है, खीरा भी हरी सब्जी है, जबकि आलू को हरी सब्जी के रूप में ऐसे नहीं देखा जा सकता। तो आलू को इस तरीके से क्लासीफाई करना सही नहीं है क्योंकि आलू भी हरी सब्जी के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम इसमें खीरा को अलग करें तो खीरा इसलिए अलग हो सकता है क्योंकि ये सलाद इससे बनता है जबकि अन्य से सलाद नहीं बनते हैं। लेकिन देखा जाए तो टमाटर से भी सलाद बनता है, तो खीरा को भी क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। तो इसमें आलू को इसलिए क्लासीफाई किया जा सकता है क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होता है, यानी कि ये जड़ वाला एक फल है या कहें कि ये सब्जी है, जबकि बैंगन, टमाटर, खीरा जो है ये पेड़ के तनों पर उगता है, जबकि आलू जड़ में उगता है। तो इस तरीके से आलू को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा। निम्न में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 27, 100, 125। तो ये पूर्ण घन संख्या वाला जो कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड है, क्योंकि 8 जो है उसका घनमूल निकाला जा सकता है, उसका घनमूल 2 होगा। 27 का घनमूल 3 हो सकता है। 125 का घनमूल
5 हो सकता है, जबकि 100 का घनमूल नहीं निकाला जा सकता। तो 100 जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, विषम हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 5 से 8 नीचे दिए विकल्पों में 3 में से किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पता लगाएं। गारो खासी कांगड़ा जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय में 3 जनजातियां हैं, या ये 3 पहाड़ियां भी हैं। इन्हीं 3 पहाड़ियों के नाम पे वहाँ पे 3 जनजातियां भी पाई जाती हैं। जबकि कांगड़ा जो है वो शायद गुजरात की कोई जनजाति होगी, तो इसलिए कांगड़ा इसमें भिन्न हो जाएगा, क्योंकि गारो खासी जयंतिया मेघालय से रिलेटेड है, कांगड़ा जो है वो गुजरात से रिलेटेड है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे में त्रिभुज, ट्रायंगल, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, वर्ग, स्क्वायर, समचतुर्भुज, रोम्बस। तो इसमें जो है त्रिभुज 3 लाइनों से बनता है, वर्ग 4 लाइनों से, समचतुर्भुज भी 4 लाइनों से, जबकि स्पर्श रेखा सिंगल लाइन से ही बनेगा। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो सर्कल के जो बाहरी बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ एनी सर्कल, उसको टच करते हुए जाती है, तो उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, टेंजेंट। तो इसमें टेंजेंट ये अलग हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अप, डाउन, अबव, स्मॉल। तो अप यानी ऊपर, डाउन मतलब नीचे, अबव मतलब भी ऊपर, जबकि स्मॉल मतलब छोटा। तो ये ऊपर नीचे वाला बता रहा है, जबकि स्मॉल एक किसी वस्तु की साइज के बारे में बता रहा है, जबकि अप, अबव, डाउन जो है वो किसी वस्तु की दिशा को इंडिकेट कर सकता है। तो इसमें स्मॉल अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 8वें में दौड़ना, चलना, सोचना, कूदना। तो दौड़ना एक शारीरिक क्रिया है, चलना शारीरिक है, कूदना शारीरिक क्रिया है, जबकि सोचना एक मानसिक क्रिया है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 9 में कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? इंच, ऑन्स, सेंटीमीटर, गज। इंच, सेंटीमीटर, गज ये जो दूरी होती है, लंबाई होती है, उसको मापने का मात्रक है, जबकि औंस जो है वो वजन को मापने का, द्रव्यमान को मापने का मात्रक है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 10वें में कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? भारत, पाकिस्तान, भूटान, काठमांडू। तो भारत, भूटान, पाकिस्तान ये तीनों एक देश है, जबकि काठमांडू राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अलग है। अगला अक्षरों के समूह से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा भिन्न है। MINP, FCED, DEFG, ILKJ। तो इसमें 11वें में अगर हम देखें तो सी इसमें बता रहा है DEFG। ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में सॉल्व करना पड़ेगा। अगर देखें MINP, FCED, DEFG, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो किसी अन्य वीडियो में इसको चर्चा करेंगे। 12वां SSTO, OOTU, TTOU, USTO। तो इसमें डी वाला भिन्न हो जाएगा, क्योंकि A, B और C वाले में कोई न कोई एक लेटर ऐसा है जो शुरुआत के 2 लेटरों में समान रूप से है, जबकि डी वाले में ऐसा नहीं है। तो डी वाला भिन्न हो जाएगा। असंगत को ज्ञात कीजिए। एमीटर यानी कि एक तरफ दे रखा है मापक यंत्र और एक तरफ दे रखा है किस चीज़ को मापने का यंत्र है। तो धारा को मापने का यंत्र एमीटर, दाब को हाइग्रोमीटर, गति को ओडोमीटर, भूकंप को सिस्मोग्राफ। तो इस पेपर में सामान्य विज्ञान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मात्रक वाले क्वेश्चन होते ही हैं, और इस प्रकार से मेंटल एबिलिटी वाले में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मात्रक वाले सारे 4 से 10 हैं, वो पता रहने चाहिए। तो धारा का जो यंत्र है धारा मापने का, वो एमीटर होता है। दाब को मापने का यंत्र जो होता है वो बैरोमीटर होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि हाइग्रोमीटर से जो आर्द्रता होती है, वायु में जो आर्द्रता होती है, उसको मापा जाता है। तो बी वाला भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। जबकि गति को मापने के लिए ऑडोमीटर होता है, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ नाम का यंत्र होता है। अगला प्रश्न, असंगत को ज्ञात कीजिए। तो इसमें यह है अप्रैल 30 का महीना होता है, जून 30 का होता है, सितंबर 30 का होता है, जबकि अगस्त 31 का महीना होता है। तो इस तरीके से ये भिन्न हो जाएगा।
इसमें पिस्तौल, तमंचा, तलवार, बंदूक, राइफल। तो तमंचा, बंदूक, राइफल ये तीनों जो हैं वो एक यंत्र ऐसा है जिसको दाग करके, यानी कि जिसको बोलते हैं पास्कल का नियम बोल सकते हैं, जिसमें काम करता है विज्ञान का एक इसमें रूल काम करता है, जिसके तहत ये तीनों जो उपकरण हैं काम करते हैं। जबकि तलवार जो है वो हाथ से चलाया जाता है, हाथ से ये भी तीनों चलाए जाते हैं, लेकिन ये एक सूत्र है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसके विज्ञान के एक नियम के अनुसार ये तीनों काम करते हैं। जबकि तलवार विज्ञान के उस नियम के आधार पर काम नहीं करता है जैसा कि ये तीनों करते हैं, तो इसमें तलवार भिन्न हो जाएगा। या इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक शस्त्र होता है, एक अस्त्र होता है। शस्त्र मतलब कि हाथ में लेकर के लड़ाई करने वाला, और अस्त्र मतलब कि अपने जगह पे ही खड़े होकर के कुछ फेंक करके लड़ाई करने वाला यंत्र या हथियार। तो परमाणु बम है, तमंचा है, बंदूक है, ये खड़े खड़े दागेंगे तो वो दूर से ही जाकर के हमला कर देगा, जबकि तलवार के लिए पास में जाकर के हमला करना पड़ेगा। तो तलवार इसमें भिन्न हो जाएगा। अगला विकल्प के रूप में नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है। विषम का पता लगाएं। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड करके है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो भिन्न है वो सार्क हो जाएगा, क्योंकि सार्क जो है वो क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये 8 देश जो हैं वो सार्क में आते हैं। जबकि WHO, यूनिसेफ, IMF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला मैगजीन, उपन्यास, शब्दकोश, थीसिस। तो मैगजीन, उपन्यास, थीसिस ये तीनों जो हैं वो पूरा लिखा जाता है, पूरी पुस्तक के रूप में होती है। जबकि शब्दकोश, वो शब्दकोश के माध्यम से मैगजीन, उपन्यास, थीसिस लिखा जाता है। तो शब्दकोश इसमें भिन्न हो जाएगा। अगला पणजी, भोपाल, पुणे, शिलोंग। तो पणजी गोवा की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की, शिलोंग मेघालय की राजधानी है, पुणे किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। पुणे मुंबई से बगल में ही है, जहाँ पर एक हाइपरलूम तकनीक के माध्यम से एक परिवहन प्रणाली का भी विकास किए जाने की बात चल रही है, जो कि मुंबई से पुणे को जोड़ेगी। मुंबई से पुणे जाने में करीब 2.5 घंटे का समय लगता है। अब ये हाइपरलूम तकनीक जब विकसित हो जाएगी तो आधे घंटे में, 25 मिनट में मुंबई से पुणे पहुंचा जा सकता है। तो पुणे किसी राज्य की राजधानी नहीं है, इसलिए भिन्न हो जाएगा। इस श्रृंखला में विषम बताएं। 1, 3, 6, 9, 11, 13। तो इसमें 9 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, जबकि अन्य में से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से विषम बताएं। BCD, JKLM, SD, VU, WXYZ। तो देखेंगे तो ये A वाला जो है BCD ये क्रम में आ रहा है, JKLM क्रम में आ रहा है, WXYZ क्रम में आ रहा है, जबकि STVU लिखा हुआ है। ये अगर STUV होता तो ये भी क्रम में होता, लेकिन यहाँ पे STVU है इसलिए क्रम में नहीं आ रहा है, तो C वाला भिन्न हो जाएगा। अब आते हैं पहले पृष्ठ पे, जिसका क्वेश्चन पूछे थे कि बकरी, पिल्ला, गाय, भैंस में कौन सा भिन्न है। तो इसमें पिल्ला भिन्न है, क्योंकि इसके ये जो है बकरी, गाय, भैंस ये दुधारू पशु हैं, जबकि पिल्ला नहीं है। तो B वाला इसमें ऑप्शन से हो जाएगा। ऊपर कुछ अन्य साधित उदाहरण दिए गए हैं, इसको ऐसे ही अध्ययन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड और वीडियो हैं, ये पहला है। इसी प्रकार से 15 और आएंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि इसकी उपयोगिता किसी अन्य लोगों के लिए हो सकती है तो उनको साझा भी करें। नमस्कार।